यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। कैसा है? माइक दीजिए सर, माइक। तो लास्ट क्लास में हमने ब्रेडिंग वुड्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्यों बना था और उसमें मतलब मीटिंग के थ्रू क्या क्या ब्रेडिंग वुड ट्विंस बने थे। बट हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ ब्रेडिंग वुड ट्विंस। एंड क्यों हुआ और एंड में हुआ क्या ऐसा, मतलब फर्स्टली कोलैप्स हो गया, सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को कोलैप्स कर दिया गया। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या था, डॉलर की वैल्यू फिक्स्ड $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, ये वैल्यू फिक्स थी। बट जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था इसमें क्या था, इसमें जो वैल्यू होगी करेंसी, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बेस्ड होगी ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर गंदी चल रही तो कम हो जाएगी। इस बेस पे हमने इसको फिक्स्ड एक्सचेंज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट किया। अब क्यों किया था ये, बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट। तो क्या हो रहा था, यूएस का जो ट्रेड था इट वाज विद ऑल द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के साथ यूएस का ट्रेड था। अब जो जैसे हमने पढ़ा ग्रेट डिप्रेशन हुआ जिसमें सारी इकोनॉमीज ने सफर किया, उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होने लगी, सारी इकोनॉमीज ग्रो करने लगी, वापस वो स्ट्रांग होने लगी। बट जो अब क्या हुआ कि जो यूएस था उसकी जो इकोनॉमी थी वो फिक्स है, बिकॉज उसका वैल्यू था करेंसी का वो फिक्स था गोल्ड के साथ। बाकी कंट्रीज का चेंज हो रहा था बेस्ड ऑन यूएस के साथ पेज किया जाता था वो। तो इसकी वजह से यूएस को प्रॉब्लम होने लगी, उसका जो ओवरसीज का ट्रेड था वो ज्यादा एक्सपेंसिव होने लगा, बिकॉज बाकी कंट्रीज की इकोनॉमीज पावरफुल होने लगी, तो वो यूएस की टक्कर में आने लगी, तो यूएस का ट्रेड भी कम होने लगा उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा था। तो ये प्रॉब्लम उनको आ गई। इसके बाद नेक्स्ट अच्छा, अब ये जो यूएस फाइनेंसेस ऑफ कंपटीटिव स्ट्रेंथ वाज गॉट रिड्यूस्ड। अब जैसे उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा था फॉर ट्रेड, जैसे ओवरसीज ट्रेड के ज्यादा पे करना पड़ रहा था, उनका फाइनेंस कम होने लगा, उनकी कंपटीटिव स्ट्रेंथ भी कम होने लगी। मतलब यूएस वैसा पावरफुल नहीं था इकोनॉमी में जैसा वो पहले था, बिकॉज़ ऑफ फिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो यूएस डॉलर को फिर नो लॉन्गर सीन एज अ प्रिंसिपल करेंसी, उसको प्रिंसिपल करेंसी नहीं कंसीडर किया उसके बाद, बिकॉज यूएस ने प्रेशराइज किया फॉर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब यूएस ने प्रेशराइज किसको किया, आईएमएफ को एंड आईबीआर। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस में बने थे, यही दो मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम पे। तो इसने प्रेशराइज किया इनको। अब इसका प्रेशराइज करने से क्या मतलब है, क्योंकि इसी के यूएस के लोन से ज्यादा इनके पास जाते थे, तो यूएस ने इनको प्रेशराइज किया और उसकी वजह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आया करेंसीज की गेन प्रॉफिट करने के लिए। और ये क्या कहते हैं, मतलब इससे रिलोकेशन हुआ इंडस्ट्रीज का, और जो ये डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ आने लगी लो वेज एशियन कंट्रीज में। इनमें आने लगी और इससे क्या हुआ, रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रिलोकेट होने लगी, उसकी वजह से स्टिमुलेट हुआ वर्ल्ड ट्रेड। जैसे इंडस्ट्रीज रिलोकेट होने लगी, इससे ग्लोबलाइजेशन भी इसी तरह से स्टार्ट हुआ, जो बिगिनिंग हो गई जैसे उसके ग्रेट डिप्रेशन के बाद ऐसे स्टार्ट हुआ, जो ट्रेड के थ्रू स्टार्ट हो गया वो, जब दूसरी कंट्रीज में जाने लगी एमएनसी जो बाकी ये इंडस्ट्रीज ट्रेड अपना इंक्रीज करने के लिए। अब इससे क्या हुआ, मनी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज मूव टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। अब जैसे हमने इनके ये जो इनकी थी एमएनसीज थी डेवलप्ड कंट्रीज की इंस्टीट्यूशंस, ये डेवलप्ड कंट्रीज के थे और ये मूव किधर गए, एशियन कंट्रीज में, और एशियन में डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा थी। तो अब जैसे ये उधर गए तो इनको क्या, इनको पे करना था वहां पे लेबरर्स को, मगर वहां पे चीप ऑब्वियसली लेबर था बट उनको पे करना था लेबरर्स को। तो डेवलप्ड कंट्रीज से जो पैसा था वो जाने लगा एशियन कंट्रीज में, बिकॉज जो मतलब जैसे उनकी इंडस्ट्रीज वहां गई उनका पैसा भी उधर जाने लगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट हुआ बट फिर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज से उनको भी बेनिफिट होने लगा, क्योंकि उनका लेबर भी ज्यादा यूज होने लग रहा था, और कॉन्सिक्वेंटली इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई। वो रहेगी भाई, आ जाओ।
अच्छा, ये डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम थी, ये राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इन मिड 1970s to 1990s। जो MNC स्टार्ट किया शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन टू लो वेज एशियन कंट्रीज, जैसे मैंने बोला चाइना की एग्जांपल थी, तो इन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट किया एशियन कंट्रीज में। तो मोर पॉपुलेशन वहाँ पे था, मोर लेबर था, और ऑल्सो लेस कॉस्ट इन हायरिंग देम। तो वहाँ पे ज़्यादा लेबर भी था, ज़्यादा पॉपुलेशन भी थी, और उनको कम पे करना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे वो रेडी थे काम करने को, इवन एट लो वेजेस। तो इससे क्या हुआ, जो when they came to low wage Asian countries, it caused the unemployment in developed nations। अब जैसे इनकी कंपनीज जो जिनका मतलब ये लो वेज एशियन कंट्रीज में कंपनी काम करती है, इधर पे डेवलप्ड कंट्रीज में कोई इंडस्ट्री खेल नहीं रहने लगी, सारी इधर जाने लगी। अब इधर के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं कर पाया, उनकी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो गई। बॉयज में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ में आया।